बहुत सुंदर आज की योग क्लास रही। आदरणीय राम कृपाल जी पटेल साहब और आदरणीय हेरालाल जी दिख रहे हैं, आप सब दिख रहे हैं सामने। तो आपने योग कराया। अब दूसरे सत्र में जैसा कल महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी, तो मैं पुनः बुंदेला जी को आमंत्रित करता हूं, धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी को, कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता जी का परिचय जो नए सदस्य हैं उनको प्रदान करें और उनको सादर आमंत्रित करें। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी। सभी को आदरणीय डॉक्टर साहब शायद आ गए हैं, हाँ जुड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का जो कल का जो विषय शेष रहा था, आज जो है विषय पूर्ण करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आप परिचय करें डॉक्टर साहब का, कहाँ से हैं क्या? जी जी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी नोएडा से हैं और साहित्यकार हैं। कल संक्षिप्त में परिचय हो ही गया था डॉक्टर साहब का। ठीक है, आदरणीय डॉक्टर साहब। जी सादर नमस्कार। ओ या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनम्। विद्वानों और देशभक्तों के इस पावन मंच को सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। कल हम भारत के गौरवशाली इतिहास के राजनीतिक पक्ष पर चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। आज हम अपने भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रही अपनी योजना के अगले पड़ाव पर आते हैं। यह हमारा वैज्ञानिक पक्ष है। ऋषि जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ चिंतन का अधिष्ठाता होता है, जिसे आप वैज्ञानिक कह सकते हैं। ऋषि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ पर कितनी प्राचीन परंपरा वैज्ञानिक शोध अनुसंधानों की रही है, आविष्कारों की रही है। परमपिता परमेश्वर ने जब वेदों का ज्ञान दिया तो वह भी ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन ऋषियों ने इस ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया। ये हम सभी जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि हम सनातन के उपासक हैं। उगता भारत राष्ट्र मंदिर की जिस परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके वेद भवन में सबसे पहले हम इन्हीं ऋषियों को अपना भावपूर्ण नमन प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने परमपिता परमेश्वर की वेद वाणी को आगे बढ़ाकर मानव जाति पर असीम उपकार किया। संसार के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, वे सभी भारतवर्ष की इसी प्राचीन परंपरा को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, लेकिन अपने महापुरुष को, अपने मत पंथ संप्रदाय के जनक को, संस्थापक को इन्हीं ऋषियों की भांति दिखाने का प्रयास करता है कि वह ऋषि पुत्र था, भगवान का पुत्र था, ईश्वर का पुत्र, प्रभु का पुत्र, और उस पर सीधे ये ज्ञान, ये इल्हाम अवतरित हुआ। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल और केवल भारत की वैदिक संस्कृति के पास है। ये हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। सृष्टि नियमों को समझने वाली कोई संस्कृति है
और उसके अनुकूल चलने वाली कोई संस्कृति संसार में है तो है केवल सनातन की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, और उसी के हम उपासक हैं। प्रकृति की गोद में जितना आनंद हम उठा सकते हैं उतना कोई दूसरा उसको समझ भी नहीं पाता। जो मैं अभी आप सभी लोगों को देख रहा था, जिनके चित्र मुझे दिखाई दे रहे थे, कोई ना कोई प्राकृतिक सौंदर्य उनके इर्द गिर्द बिखरा हुआ था। उसको हृदयंगम करना, घटनाओं से वार्तालाप करना, आज के वर्तमान से वार्तालाप करना, ये केवल और केवल सनातन के पास है, जिसे आप सब भी प्रतिदिन कर रहे हैं। घटनाएं बिखरी पड़ी रहती हैं, घटनाएं रोज हमको छू कर चली जाती हैं, लेकिन हम उनको देखते तक नहीं। लेकिन ये आत्मदर्शी होना, अपने आप को खोजना, अपने आप से वार्तालाप करना, अपने आसपास के परिवेश से वार्तालाप करना, ये केवल और केवल वैदिक संस्कृति सनातन में ही संभव है, जिससे आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इस आत्मिक आनंद की अनुभूति कराने वाले हमारे ऋषि लोग, चिंतन के अधिष्ठाता लोग, आविष्कारक लोग आगे बढ़ते हैं। यानी अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से आगे आज तक कितने लोग हो गए होंगे ऐसे, इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए ये गीत गाए जिनको आज आप गा रहे हैं। उन्हीं ऋषि पुत्रों की संतान आप और हम सब हैं। मैं कल भी कह रहा था, 1,96,00,00,000 से अधिक वर्ष का सृष्टि संवत जिनके पास में हो, उनमें किसी भी क्षेत्र के अपने महान सपूतों को खोजना बहुत अधिक असंभव सा दिखाई देता है। परंतु फिर भी अनुसंधान करना चाहिए, अपने लोगों पर करना चाहिए, उन लोगों पर करना चाहिए जिन्होंने मानवता का हित संवर्धन किया, कल्याण किया। तो हम अपनी जो पुस्तक मैं कल आपको दिखा रहा था, भारत के महान ऋषि वैज्ञानिक, इस पुस्तक में हमने 50 ऐसे ऋषियों को, आविष्कारकों को, अनुसंधान करने वालों को स्थान देने का प्रयास किया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन किया। उन 50 पर एक एक मिनट भी यहाँ रखा जाएगा तो भी संभव नहीं कि हम समय की मर्यादाओं के भीतर रहकर उनके विषय में कुछ बता पाएंगे। पर जितना समय होगा, जितना समय और परिस्थिति हमको अनुमति प्रदान करेंगे, उतने तक हम प्रयास करेंगे कुछ चीजें रखी जाएं। इस क्षेत्र में, जैसा कि मैं कल भी कह रहा था, महर्षि कणाद का नाम अग्रगण्य है, जिनको हम कर्णभुक और कर्णभक्त के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में गति के 5 नियमों का प्रतिपादन किया। गति के 5 नियमों का प्रतिपादन करने वाले इस महान वैज्ञानिक ऋषि कणाद के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की भी खोज की गई थी। आइजक न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि संसार का वह पहला व्यक्ति था जिसने इस बात को समझा या इस पर अनुसंधान किया कि यदि आम वृक्ष से नीचे गिर रहा है तो नीचे ही क्यों गिरता है, इधर उधर क्यों नहीं भाग जाता। लेकिन ऐसे अज्ञानी लोगों को अपने ऋषि कणाद की ओर जाना चाहिए और बड़े गर्व के साथ, बड़ी शान के साथ अपने इस ऋषि का वंदन करना चाहिए जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन आइजक न्यूटन से हजारों साल पहले दिया, हजारों साल। और उनके
इस सिद्धांत पर दुनिया ने आगे बढ़ना आरंभ किया। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान इसके पश्चात हुए। संसार से जब वह गए, मैं कल भी कह रहा था उनके बारे में, उन्होंने परमाणु की खोज की और परमाणु का आविष्कार करने वाले इस ऋषि ने संसार का कल्याण कैसे हो सकता है, इस दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी खोज की थी। आइंस्टीन ने वर्तमान समय में इसकी खोज की, लेकिन जब अमेरिका पर उसके द्वारा बनाया गया परमाणु बम गिराया गया तो सबसे अधिक रोने वाला व्यक्ति वही था। ये मैंने मानवता को दानवता में परिवर्तित करने के लिए इन राक्षसों को क्या चीज दे दी। लेकिन हमारे ऋषि के सामने ये कभी परेशानी खड़ी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो अनेक लोगों ने हजारों लाखों साल तक उनके सिद्धांतों का मानवता के हित में उपयोग किया। यही सनातन है। मानवतावाद सर्वोपरि, सर्वोपरि। जब वह संसार से गए, जिस दिन जा रहे थे, उनके अंतिम शब्द भी पीलव है, पीलव है, पीलव है थे। और उसका अभिप्राय था कि परमाणु, 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 एटम, एटम, एटम। आज की भाषा, परमाणु का सच्चा उपासक, संसार के हित साधन में लगा रहने वाला वह व्यक्तित्व, रहमान ऋषि हमारे इस संभावित भावी उगता भारत राष्ट्र मंदिर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जितने भी ऋषि अन्य हुए, जिन पर अनुसंधान जारी रहेगा, उन सबको भी उसमें स्थान दिया जाएगा। परंपरा बड़ी विशाल होती है, बड़ी लंबी होती है, दीर्घकालिक होती है, उसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। इसलिए अनुसंधान की भी उसमें अनंत संभावनाएं रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। भास्कराचार्य जी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, और उनका जन्म जो बताया जाता है, माना जाता है 1114 ईस्वी में, और 1185 में वह संसार से चले गए। यानी 74 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हुआ। सिद्धांत शिरोमणि लिखा, उनके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय, इन 4 भागों में बांटा गया। अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने हमको अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। त्रिकोणमिति और बीजगणित के बारे में सबसे पहले हमें उनके माध्यम से ही जानकारी मिलती है। लेकिन आज इनका श्रेय भी पश्चिम के वैज्ञानिकों को, अनुसंधानकर्ताओं को, गणितज्ञों को दे दिया जाता है। ये पूरा एक षड्यंत्र है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र। जब हमारे पास में उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ आज भी उपलब्ध है और उसमें वो सारी चीजें अंतर्निहित हैं, तो फिर हम पश्चिम के उच्छिष्ट भोजी होकर के, झूठन खाने वाले होकर के क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अपने इतिहास का सजीव चित्रण प्रस्तुत होना समय की आवश्यकता है। इसलिए भी हम इस राष्ट्र मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जहां जहां जिसका भी वश चलता है, वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने शहर में, जहां जहां पर भी विद्यालय कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, और जहां पर आपकी पहुंच हो सकती है, वहां पर आप एक कक्ष ऐसा अवश्य स्थापित कराएं जिसमें इन सभी ऋषियों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके नीचे उनके जीवन के बारे में कुछ लिखा हो। बड़ा विशाल राष्ट्र मंदिर नहीं सही, लेकिन एक छोटा राष्ट्र मंदिर उनके एक कक्ष में स्थापित हो जाए, जिसमें अनिवार्य रूप से बच्चों को 1 सप्ताह में नहीं, 2 सप्ताह में, या जब भी वो चाहे, जैसी सुविधा उनके पास हो, किसी न किसी कक्षा को प्रतिदिन उस कक्ष में भेजना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम आप सब मिलकर के करें।
बीज गणित के क्षेत्र में इन्होंने जो कुछ किया उस पर भारत सरकार ने इनको सम्मान भी दिया। 7 जून 1979 को जब उपग्रह छोड़ा गया तो उसका नाम भास्कर प्रथम रखा गया। उसके पश्चात भास्कर द्वितीय 1981 में प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार भारत सरकार ने कहीं ना कहीं अपने इस ऋषि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और वह हमको निरंतर आगे बढ़ानी चाहिए। पश्चिम के गैलोपस, यूलर, लग्रांज, न्यूटन, गॉटफ्राइड, लेबनीज, इनके द्वारा जो कुछ आगे जाकर के बताया गया वह सारा का सारा इस ऋषि के माध्यम से पूर्व में ही उल्लेखित कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हम सब इन विदेशी वैज्ञानिकों की ओर भागते हैं और एक धारणा, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भारतवर्ष में जितना भी विज्ञानवाद आया है वो सब पश्चिम की ओर से आया है। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में थे घूमते, प्रासाद के तोरण हमारे चंद्र को थे चूमते। जिन लोगों को रहना तक नहीं आया, सभ्यता तक नहीं आई, वो विज्ञान की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान हमारे पास से गया था और हमारे पास से नहीं गया था, हम ही सर्वत्र भूमंडल के स्वामी थे। तो हमने ही अपनी ऋषि परंपरा को विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ दिया था। उनके टूटे फूटे अवशेषों पर उन लोगों ने अपने अपने महल खड़े किए और उन महलों का नामकरण अपने तरीके से किया। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनके भीतर से वह ज्ञान उपज आया था। वेद को सभी विद्याओं का मूल कहा जाता है। वेद में सारी विद्याएं अंतर्निहित हैं और उन वेदों के स्वामी आप लोग हैं, हम सब मिलकर के हैं। वो हमारी साझा विरासत है और वो हमारी विरासत नहीं, वो संसार की विरासत, संसार की धरोहर है। वराह मिहिर संसार के सबसे पहले जल वैज्ञानिक हैं। संसार के सबसे पहले जल वैज्ञानिक, और ये वही वराह मिहिर जिनके नाम पर आज भी कश्मीर में बारामूला होता है। बारामूला अभिप्राय वराहमूल, जहाँ के मूल रूप में रहने वाले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट इनके समकालीन थे, उसी दरबार में रहते थे। उसी समय नालंदा की स्थापना हुई थी, काम कर रहा था नालंदा। नालंदा के ये महानायक थे, दोनों ही महर्षि। इन महापुरुषों ने अपने समय में बड़ा कार्य किया और जब ये वराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहकर के अनुसंधानों का कार्यक्रम चला रहे थे, तब दिल्ली में पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक क्षेत्र, अनुसंधानकर्ताओं का क्षेत्र, इंजीनियर्स का क्षेत्र राजा ने उनको प्रदान कर दिया था, जिसे आजकल हम आप सब लोग मिहिरावली के नाम से जानते हैं, बिगाड़ करके मेहरौली बोलते हैं। जैसे आजकल टीचर्स कॉलोनी, जजेस कॉलोनी बनाई जाती हैं या और डॉक्टर्स कॉलोनी, अधिवक्ता कॉलोनी आदि के नाम से स्थापित की जाती हैं, उनमें वही लोग रहते हैं। उस तरीके से कभी मेहरौली क्षेत्र में वैज्ञानिकों की कॉलोनी हुआ करती थी और वैज्ञानिकों की उस कॉलोनी में ही हमारे इस महर्षि ने, चिंतक ने, अनुसंधानकर्ता ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी, जिसको उन्होंने वेधशाला का नाम दिया था। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बना ये स्तंभ हमारे ऋषियों के विज्ञान को, नक्षत्रों आदि के बारे में, ग्रह उपग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दिलाता था और उसके आधार पर वे सब लोग मौसम की भी घोषणा कर दिया करते थे।
ये पहले ऋषि हैं जिन्होंने ये बताया कि जैसे हमारे शरीर में ये धाराएं बहती हैं, नस नाड़ियां बहती हैं, शिराएं होती हैं जो रक्त का परिसंचरण करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को आगे बढ़ाती हैं, उसी प्रकार से धरती के गर्भ में भी जल धाराएं होती हैं। ये पहले ऋषि हैं जिन्होंने संसार को ये ज्ञान दिया। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, कई बार हमारे ज्ञान विज्ञान पर मूर्ख लोग उपहास करते हैं कि गंगा यमुना के बाद सरस्वती कहां से आ गई। अब सरस्वती पर अनेक लोगों ने अनुसंधान किया है तो पता चल रहा है कि वह भी नीचे नीचे जल प्रवाहित होता था और चलती थी और यहाँ पे आकर के मिल जाती थी। यह अध्यात्म के क्षेत्र की खोज थी। यह उन लोगों की खोज थी जो हमारे इस ऋषि के चिंतन से प्रभावित थे, जिनको ये मालूम था कि इतने गंभीरता के साथ में नीचे जलधाराएं प्रवाहित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। इन्होंने संसार को ये बता करके संसार का भारी कल्याण किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताया कि 195 दिन तक आकाश गर्भवती रहता है। 195 दिन जो बारिश का पानी नीचे से ऊपर जाता है, जिसको मानसून की प्रक्रिया कहते हैं, वह बादलों में अधिकतम 195 दिन तक ही रह सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा के जिस ग्रह नक्षत्र में जल का एकत्रीकरण होना आरंभ होता है, जल का वाष्पीकरण होना आरंभ होता है, उसी नक्षत्र में जाकर के उसका प्रसव होता है। ये प्रसव शब्द, ये गर्भधारण शब्द कितने कितने महत्वपूर्ण है, यानी इस संदर्भ में। और ये बात आज की नहीं है। जब कभी रामचंद्र जी इस संसार में थे तो रामायण में भी इस बात का उल्लेख आता है और वहां पर बताया जाता है कि जब हमारे यहाँ पर 14 जनवरी को जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर संक्रांति आकाश के गर्भ धारण का दिन होता है। उस दिन से हमारे यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी मानसून का जन्म होता है, उसका बीजारोपण होता है और वो जाकर के परिपक्व होता है भदौरिया नवमी तक, 30 जून तक उत्तर भारत में, और दूसरे क्षेत्रों में कुछ उससे पहले, और उसी तरीके से वो सिमटता चला जाता है। तो वहां पर ये उल्लेख है, जब हमारे यहाँ पर दशहरा का पर्व आता है तो उस समय माना जाता है कि अब अंतरिक्ष में बादलों का गर्भस्राव हो चुका है, यानी कि अब मानसूनी वर्षा समाप्त हो चुकी। उसी समय से हमारे वीर योद्धा अपने कार्य के लिए निकलते थे, यानी विजय अभियानों के लिए निकलते थे। उनको ये विश्वास हो जाता था कि अब बारिश आदि का प्रकोप नहीं होगा। इसी ऋषि के माध्यम से हमको ये पता चलता है, उन्होंने ये भी लिखा है अपने ग्रंथ में कि जब उल्कापात से, देखिए उल्कापात का भी उनको ज्ञान था, भूकंप से, तूफान से, चक्रवाती तूफान से, किसी भी कारण से बारिश अनायास हो जाती है, बादल अचानक झड़ जाते हैं, तो उसको कहा है कि वह बादलों का गर्भस्राव है, गर्भछीन हो जाना। उस समय गर्भछीन होने की घटना को भी इस तरीके से उन्होंने स्थापित किया अपने ग्रंथों में, संसार को बताया ये सारी प्रक्रिया कैसे कैसे किस किस प्रकार से संपन्न होती है। इसी प्रकार से महर्षि भारद्वाज के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, उनका बृहद विमान भाष्य मेरी लाइब्रेरी में भी है और मैंने उसको विशेष रूप से खरीदा था। जब मैंने पुरुषोत्तम नागेशोक जी को पढ़ा, उस पुस्तक में उनके उस ग्रंथ का नाम दिया गया था, तो उसमें ये बताया गया कि ऋषि भारद्वाज के
बृहद विमान भाष्य को पढ़ करके हमारे एक वैज्ञानिक ने, नौजवान ने, बापूजी तलपदे उनका नाम था, मुंबई के रहने वाले थे, एक विमान बनाया और वह विमान 100-150 मीटर आगे जाकर के गिर गया। लेकिन अब उनको ये विश्वास हो गया कि तुमने बहुत ऊंची छलांग लगा दी है, मानवता के कल्याण के लिए तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तब उनको आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता अनुभव हुई। 1893 में वह अंग्रेज सरकार के पास पहुंचे। अंग्रेजों ने उनकी बात को सुना, पूछा कि कहां से आपने ये ज्ञान लिया है। तो उन्होंने उस पुस्तक को दिखाया, बृहद विमान भाष्य को पढ़ करके मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है। लुप्त हो गई थी ये सारी विद्याएं। उन लुप्त विद्याओं को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित करने वाले उस महापुरुष ने, बापूजी तलपदे ने बताया कि मैंने इसमें से सारी चीजें निकाली हैं। तब उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या काम किया कि उनसे कहा कि आप अच्छा ठीक है ऐसा ही कर लीजिए, लेकिन ये पुस्तक हमको दीजिए। पुस्तक ली जाती है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, और वह सारा ज्ञान, वह ज्ञान की सारी पुस्तक, पूरी पुस्तक जाकर के राइट ब्रदर्स को दे दी जाती है। उनको बताया जाता है कि आप इन पर अनुसंधान कीजिए, ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, यूरोप को मिलना चाहिए, ना कि भारत को मिलना चाहिए। उन्होंने उस पर काम किया और इस तरीके से बिजली, वायुयानों का, विमानों का आविष्कार उनके नाम जाकर के मढ़ दिया गया। किसका पुरुषार्थ, किसका परिश्रम, किसका उद्योग और श्रेय किसको। और दुर्भाग्य की पिछले 75-76 वर्ष से, जब से देश आजाद हुआ है, तब से हम उसी गीत को गाते चले जा रहे हैं। इस गीत पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, समय की आवश्यकता है। अगली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए, अपने ऋषियों के प्रति, वैज्ञानिकों के प्रति, चिंतन के अधिष्ठाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका सामूहिक राष्ट्रीय दायित्व है, राष्ट्रीय धर्म है। यही राष्ट्र धर्म है, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना, उनके प्रति समर्पित होना, उनके प्रति अपने आप को पूर्णतया झोंक देना, यही राष्ट्रभक्ति है। यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्चा श्राद्ध है। उन्होंने ये बड़ा काम करके दिखाया। आगे चलते हैं, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले अपने ऋषि सुश्रुत की ओर आते हैं। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। ये संहिता शब्द जो आता है, इसका अभिप्राय होता है कोडिफिकेशन, यानी चीजों को जो इधर उधर बिखरी पड़ी है उनको एक जगह ला आना, एक स्थान पर उनको संचित कर देना, संकलित कर देना। यही संकलन, यही संहिता बन जाता है। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ज्ञान तो पहले से था, बिखरा पड़ा था, यानी अनेक ऋषियों ने, इनसे पहले भी, सुश्रुत जी से पहले जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया था, उन सब के उन अनुभवों को, बिखरे हुए उस ज्ञान को उनकी पुस्तकों से संकलित करके एक स्थान पर ये ले आए। जैसे आप लिखते हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तो वह भी इधर उधर बिखरे हुए कानूनों का संकलन मात्र है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया नहीं है, कोडिफिकेशन है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अब यहाँ ये आए 1000-2000 साल पहले, लेकिन उससे पहले अगर आप रामायण काल में जाएंगे तो रामायण काल में आप देखते हैं कि बड़े बड़े वीर योद्धाओं को जख्मी किया जा रहा है, घायल किया जा रहा है। रात रात में वह ठीक हो रहे हैं और प्रातः काल में जाकर के वह संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं। तो वह कला उस समय भी, ज्ञान विज्ञान उस समय भी हमारे पास था, 10 लाख साल पहले भी, और अब भी था। महाभारत में आप देखिए, इतने इतने रूप से गंभीर हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लोग, लेकिन रातों रात उनका उपचार किया जाता है।
वाल्मीकि ब्रह्मचारी जी जो अपने बरनावा वाले थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें वो बताते हैं कि दूब घास और उसके साथ कुछ अन्य औषधियों का लेपन, उनका रस निकालना, और यदि उसको कटी हुई गर्दन पर भी डाला जाए, बूंद बूंद करके उस गर्दन को पकड़ करके, कटी हुई गर्दन को फिर उससे जोड़ करके, तो घंटे 2 घंटे में वो टूटी हुई नहीं बल्कि कटी हुई गर्दन भी जुड़ जाती है, आदमी फिर से ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे उपचार हमारे पास में थे, और ये आयुर्वेद के माध्यम से होता था। आज दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद को हम दोबारा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आयुष मंत्रालय के माध्यम से कुछ चीजें लाई गई हैं, लेकिन उसमें आयुर्वेद को पूर्णतया स्थापित नहीं किया गया। यूनानी फला फला कुछ और चीजें भी उसमें ला करके डाल दी गई। मोदी जी से विशेष रूप से हम अनुरोध करते हैं कि वह केवल और केवल आयुर्वेद को स्थापित कर दें। लेकिन इस पर बल देने वाले ऋषि की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह सुश्रुत थे, शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, उसके पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने शक्तिबान सुसेन, जो रामचंद्र जी के भाई को शक्तिबान लगे थे, उस समय सुसेन नाम के वैद्य आए थे, और वो लंका से नहीं आए थे। यदि हम रामायण को पढ़ेंगे, वाल्मीकि जी को पढ़ेंगे, तो वाल्मीकि जी बताते हैं कि सुसेन सुग्रीव के ससुर थे और उनके सेनापति भी थे, और उस समय के कुशल शल्य चिकित्सक भी थे। उनको बुलाया गया था और उन्होंने बताया था इनके लिए कौन सी औषधि उपयुक्त है, तब वह औषधि लाई गई थी। उन सारे ज्ञान विज्ञान को, इस क्षेत्र के ज्ञान विज्ञान को संहिताबद्ध करने का काम सुश्रुत जी के पास जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। आर्यभट्ट, मैंने बताया था अभी आपको कि वह भी गुप्त काल में ही हुए थे, और उसी समय वह काम कर रहे थे जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर काम कर रहा था। उन्होंने आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत नाम की पुस्तकें लिखी थी। उन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान विज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। गणित के क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत बड़ा काम करके उन्होंने दिखाया था। 3.14 ये पाई का मान उन्होंने दिया था, और इसी पाई के मान को आज तक का वैज्ञानिक, चाहे वो पश्चिम का है, चाहे पूरब का है, और चाहे दुनिया के किसी अन्य कोने का है, इसी को मान करके आगे चल रहा है। श्रेय चाहे इसका किसी को दे दिया जाए, लेकिन उनके ग्रंथों से, इन ग्रंथों से जो मैंने नाम दिए, इनसे स्पष्ट होता है कि इसके बारे में सबसे पहले मार्गदर्शन करने वाले हमारे ऋषि आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट के नाम पर ही जब उपग्रह छोड़ा गया, तो दक्षिण भारत के एक सांसद ने, जो ईसाई था, पार्लियामेंट में यह कहा था कि आर्य तो विदेशी थे, आर्यभट्ट का नाम क्यों लाते हो? ये शिक्षा का अभाव है, ये उस षड्यंत्र का परिणाम है जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये कम्युनिस्टों का षड्यंत्र, कांग्रेसियों का षड्यंत्र, ये उन देशद्रोही इतिहासकारों का षड्यंत्र, लेखकों का षड्यंत्र, जो हमें अपने अतीत पर भी गर्व करने से रोकता है। इससे सावधान होने की आवश्यकता है, और इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हम चाहते हैं कि ऐसा राष्ट्र मंदिर हमारा स्थापित हो जिसमें सारा का सारा इतिहास बड़े गौरवशाली ढंग से उत्कीर्ण किया जाए। दीवारों पर चित्रों के माध्यम से उनके जीवन परिचय दिए जाएं, जिससे ये पता चले कि संसार को मार्गदर्शन देने वाला विश्व गुरु भारत वास्तव में क्या था, और किस प्रकार कौन से ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वह संसार का कल्याण करने में आज भी सक्षम है। मेरा समय पूर्ण हो रहा है, बस मैं एक बात कहकर के समाप्ति की तरफ चल रहा हूं। त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना के सूत्र भी इन्होंने दिए हैं, और यही वह व्यक्ति हैं, यही वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमको बताया कि सौर वर्ष में 365.8586805
कितने दिन होते हैं, उनके इस अकाट्य प्रमाण को, अकाट्य निर्धारण को, सिद्धांत को आज तक कोई भी काट नहीं पाया है। पश्चिम के लोगों ने जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर को दिया, वह ग्रेगोरियन कैलेंडर 15वीं-16वीं शताब्दी तक 10 महीने का होता था। उन्होंने बाद में जाकर के उसमें 10वां महीना दिसंबर होता था उनका, 9वां नवंबर, तारीखों के अंक से ही पता चल रहा, दिसंबर 10वां वार, नवंबर 9वां, सितंबर 7वां, सप्तम, अष्टम, अष्टम से अक्टूबर, लेकिन बाद में जाकर के जनवरी फरवरी जोड़ दिए। फिर भी मूर्खता कर दी। 10वें के बाद 11वें 12वें के महीने के रूप में जनवरी और फरवरी जोड़े जाने चाहिए थे, अपेक्षा ये की जाती थी, लेकिन जोड़ दिए प्रारंभ में। खैर, हम उधर नहीं जा रहे, हम अपने ज्ञान की तरफ आ रहे हैं। हम कौन थे, उस गौरवपूर्ण पक्ष पर हम विचार कर रहे हैं, और वह जो थे उनमें विशेष रूप से हमें स्थापित करने में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का, वैज्ञानिकों का विशेष योगदान था। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। अभी कंटिन्यू भाई साहब 5-7 मिनट और कंटिन्यू कर लीजिए, यदि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, फिर इसके बाद अपन प्रश्नोत्तर लेते हैं लोगों के। 5 मिनट और ले लीजिए तो, या जैसा भी बताएं जी भाई साहब। देखिए, महर्षि पाणिनि के बारे में आपने खूब सुना होगा। अष्टाध्यायी लिखी, और अष्टाध्यायी के माध्यम से उन्होंने हमको बताया एक एक शब्द की उत्पत्ति, अक्षर तक की उत्पत्ति कैसे होती है। जितने संसार में आज मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, उनकी जितनी जितनी भाषाएं, किसी की भाषा वैज्ञानिक नहीं। आज के विज्ञान ने यह भी बात स्पष्ट कर दी है कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयोगी वैज्ञानिक भाषा यदि कोई है तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत को हमारे यहाँ पर ही एक षड्यंत्र के अंतर्गत मृत भाषा घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। उस संस्कृत के व्याकरण की सारी जानकारी बनाने वाले, देने वाले महर्षि पाणिनि थे। उन्होंने शब्दों की नहीं, मैं कह रहा हूं कि अक्षरों की उत्पत्ति। अक्षर वो होता है जिसका क्षरण कभी नहीं होता, जो विनाश जिसका कभी नहीं होता। अक्षर, क्षरण नहीं होता जिसका। वो सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। लिपि बदल जाएगी। आज हो सकता है मेरा नाम राकेश जिन अक्षरों के माध्यम से लिखा जाता है, वो हो सकता है कि वो लिपि दूसरी हो जाए अगली सृष्टि में जाकर, लेकिन शब्द यही रहेगा, अक्षर यही रहेंगे। इसीलिए हमारा वेद ज्ञान सृष्टि दर सृष्टि चलता है, शाश्वत और सनातन रहता है, इसलिए हम सनातन हैं। जो पुरातन होकर के भी कभी पुरातन होकर के भी अधुनातन रहता है, नूतन रहता है, शाश्वत रहता है, एक सा रहता है, एक जैसी चमक जिसकी रहती है। यहाँ पर इल्हाम बार बार नहीं आता, आज इसको बदल दो नया आ जाएगा, फिर आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, नहीं, वही रहेगा। और देखिए, इसमें आप एक अक्षर की आकृति लीजिए। मैंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी के बारे में, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। उसमें मैंने एक एक अक्षर की बनावट, मेरी वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं अक्षरों की उत्पत्ति का इतिहास। पर मैं एक बात को कहकर के समापन की तरफ चलता हूं। एक अक्षर के बारे में, गति, ग की आकृति देखिए। ग आगे से एक, ग में 2 डंडे होते हैं, जैसे पाई बनाई जाती है, उसमें 2 डंडे, एक की घुंडी बनी हुई है, एक अगले वाले में, और एक नीचे टिका हुआ है। ऐसे समझिए जैसे पैर अगले वाला उठ रहा है और पिछले वाला पैर धरती पर टिका हुआ है। गति की इससे अधिक सुंदर कोई स्थिति नहीं हो सकती। ग माने गति, ग माने गधा नहीं है जो हमको पढ़ाया जाता है। ग माने गाय है, जो गतिशीलता का प्रतीक है। और यदि आप देखेंगे तो जैसे ग अक्षर की आकृति है, वैसे ग जिस अक्षर शब्द में आता है, जहां जहां वह शुरुआत करता है, वहीं ज्ञान, गमन, गति की स्थिति होती है।
ज्ञान प्राप्ति की स्थिति होती है, गमन की स्थिति की प्राप्ति होती है और गतिशीलता बनाए रखने की स्थिति पैदा होती है। हम सब आर्यों की संतान है, हम सब आर्य हैं और ऋगतौ धातु से आर्य शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अभिप्राय भी यही है कि गतिशीलता बने रहनी है। एक एक अक्षर और पूरी हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। एक अक्षर, उसको देने वाले हमारे ये महान ऋषि थे। उन्होंने हमको ये बताया कि एक एक अक्षर की उत्पत्ति कैसे होती है। नाव, अब यदि आप नाव की आकृति को देखें तो इस तरीके से बनती हुई जाती है और इस अक्षर, इसकी बनावट से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो एन है वो भी अगर उसको थोड़ा फैला दिया जाए तो वो भी ऐसे ही बनता है। और जो मुसलमानों की उर्दू, अरबी, फारसी में नून है वह भी इस तरीके से ही बनता है। और यदि अपने को भी थोड़ा फैला दें तो अगली घुंडी को ऐसे घुमा दो तो आपका न भी ऐसे ही बनता है, यानी आपसे ही सारी चीजें ले ली गई हैं। और जब वो लेकर के उनको बनाते हैं तो वो तो भूल जाते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, लेकिन नए अक्षर से जितने शब्द बनते हैं वो निकलने के, प्रवाहित होने के, आगे बढ़ने के प्रतीक दिखते हैं, जो हमारे साधनों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो एक एक अक्षर किस तरीके से हमको बताता है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप है और वो बताने वाले हमारे पाणिनि थे। मात्र शब्द, पितृ शब्द आज भी दूसरी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। मैटरनल, मात्र, मैटर, मटर, मदर, मादरे वतन, ये सारे शब्द जो गए कहां से? मात्र शब्द से। मात्र, पितृ, पितृ को ग्रीक लैटिन में जाकर के पीटर, पैटर, अंग्रेजी में जाकर के फादर, और आपका पितृ है। पितृ से बिगड़ करके ये सारे शब्द बनते चले गए हैं। ब्रदर, जिसको आज शब्द एक बिरादरी शब्द बोलते हैं आप, हम सब, वह बिरादरी ब्रदर से, और ब्रदर किससे बना? भ्रातर से। और भ्रातर किससे का अभिप्राय सीधा सीधा क्या बना? उसका अभिप्राय बनता है जो भय को हरण करता है, जो भय को दूर करता है। बहुत सारी भीड़ में आपको अपना भाई दिखाई दे जाए, आप किसी आफत में हो, समस्या में हो, तनाव में हो, भाई के दिखते ही आपको आशा बंध जाती है। और चाहे भाई शत्रु भी क्यों ना हो, तुरंत आकर के ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का रिलेशन ऐसा होता है कि वो आकर के आपके सहायक बन करके खड़ा हो जाता है। उससे ये शब्द की उत्पत्ति होती है, उस भाव को दिखाने वाला ये शब्द है। और उस शब्द को खोजने वाला, उसके भाव को खोजने वाला, भय का हरण करने वाला, भय, भय शब्द भी जब बनाया, भय अक्षर भी जब बनाया, तो देखिए उसकी भी आकृति जो है ऐसे खुली कर दी और आगे को शेर की तरह आकृति दिखाई जाती है, उसकी भय का हरण करने वाला। ये है हमारे वैज्ञानिक ऋषियों का चमत्कार, उनकी बौद्धिक प्रतिभा का चमत्कार। कितनी व्यापक दृष्टि रही होगी, कितना व्यापक दृष्टिकोण उनका रहा होगा, इन चीजों से, इन छोटी छोटी चीजों को देखने से पता चलता है। और साथ ही अपने आप पर गर्व और गौरव करने का भी हमको गुमान होता है, हमको ये आभास होता है कि संसार के जितने भर लोग हैं, जितने भर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, वो सारे के सारे आपके ही अनुकरण करने वाले लोग हैं। आज भी वो आपका अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन टूटी फूटी अवस्था में कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, यदि उसको यथावत करते तो हमें कहीं अच्छा लगता, लेकिन टूटी फूटी अवस्था में। तो मैं समझता हूं कि समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी मंचस्थ लोगों को हृदय से नमस्कार करता हूं। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी संस्कृति भक्ति, आपके देश प्रेम, आपके राष्ट्र प्रेम को नमन करते हुए ओम शम। जी आदरणीय, अब मंच मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास भेजते हैं। आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता राकेश जी, राष्ट्रभक्त राकेश जी। आपने आज द्वितीय दिवस अपना अमूल्य समय देकर के और युगहर कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारे युगहर परिवार में उपस्थित सदस्यों के जो सवाल हैं, जिनमें रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन।
आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश जी ने आज एक दूसरे विषय पर हम लोगों कल के अतिरिक्त तो दूसरे विषय पर जो चिंतन दिया वो भी अनूठा है, अद्वितीय है। सर, मेरा निवेदन ये है कि हमारे पास जब सब प्रमाण है, इतने ग्रंथ है, इसके बावजूद भी हम अपनी चीजों को मनवा क्यों नहीं पा रहे? जैसे कि जब नीम का पेटेंट हुआ, हल्दी का पेटेंट हुआ, तो हमारी सरकार या हमने जिनने भी प्रयास किया उसके माध्यम से उस पेटेंट को खारिज करवाया। जब हम कहते हैं वायुयान की चर्चा होती है या और भी अन्य अस्त्र शस्त्रों की जिसकी भी चर्चा होती है, जिनका रामायण में, महाभारत में, इनमें उल्लेख है, फिर भी हम इस बात को पूरे संसार के सामने क्यों नहीं प्रतिपादित करवाए? जी ओम। और उसे होना चाहिए या नहीं? जी ओम। बहुत सुंदर सवाल है आपका, और यह हमारे देश की उस संस्कृति द्रोही परंपरा की ओर संकेत करता है जिसने सब होने नहीं दिया है। हमारे देश के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो मान्यवर उस समय आर्टिकल 29 और 30 उसमें स्थापित किए गए और वो आज भी बने हुए हैं। आर्टिकल 29-30 में ये लिखा गया है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं खड़ी कर सकते। आप उस समय सांप्रदायिक हो जाते हैं, जिस समय राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, अपने ऋषियों की बात करते हैं, अपने वेद की बात करते हैं। तो सरकारें किन लोगों के हाथों में गई? जो संस्कृति द्रोही थे। मैं राष्ट्रद्रोही नहीं कह रहा हूं, मैं संस्कृति द्रोही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। सरकारें उन लोगों ने बनाई या उनको हमने बनाने दी जो संस्कृति द्रोही थे, जो भारत के ज्ञान विज्ञान को समझना ही नहीं चाहते थे, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे और अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कह रहे थे। उन लोगों ने इन सब चीजों को आपके लिए होने नहीं दिया। सरकारें उन लोगों की आई जो कमीशन खोर थे। आज भी कमिश्नर होता है इस देश में, उससे नीचे कलेक्टर होता है। कलेक्टर होता है रक्त चूसने वाला, कलेक्ट करने वाला, और उसमें से कमीशन रख करके उसको सरकार के लिए भेज देने वाला कमिश्नर होता है। आज भी बना हुआ है। तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, और सिस्टम को तोड़ने के साथ साथ हमको यदि उन परिस्थितियों में हम नहीं जाना चाहते हैं तो हम ऐसी चीजें अपने आप स्थापित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को एक मिट्टी के दीपक की तरह प्रस्तुत कर दें कि जो चीजें जहां जहां से हमको मिल रही हैं ऐसी अच्छी चीजें, उनको हम अपने विद्यालयों में, अपने क्षेत्र में, अपने मंदिरों में, अपने गुरुकुलों में स्थापित कर दें। यह भी हमारा बहुत बड़ा काम होगा। जी जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और मैं दूसरे हमारे संवाद करेंगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुंडेला जी। बहुत अच्छी चर्चा आज राकेश भाई जी ने की है। सर, अभी जो सवाल पूछा गया उसी तर्ज पे मेरा सवाल है। मेरे मन में जो मतलब आपसे हम चाहते हैं मार्गदर्शन जी कि पुराने सरकारों ने क्या किया वो तो सबको पता है, लेकिन अब मोदी जी आके 10 साल हो गए हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस का मोदी जी के पहले रेजिम में जो अधिवेशन हुआ था वहां पे विमान के बारे में वहां पे पायलट भी दिखाए गए थे। इसके बावजूद, क्योंकि विमान के बारे में मेरा भी अध्ययन है और शिवकर बापूजी तळपदे का जो आपने बोला वो एक्चुअली विमान रैलीज इंडिया कंपनी ने लिया था और रैलीज इंडिया कंपनी से फिर वो इंग्लैंड भेजा गया था। तो इसका अध्ययन इसलिए मैं बोल रहा था कि इतना होने के बावजूद फिर वो अपडेटिंग क्यों नहीं हुआ, एक बात। दूसरा, एक तौर तरीका होता है, मैं विज्ञान का छात्र हूं, कि जैसा हम कोई आविष्कार करते हैं कि पुरानी ये पौधा था, ये पौधे के ऐसे ऐसे गुण हैं, तो एक इंटरनेशनल कमिटी होती है,
कोई इंटरनेशनल कमिटी बैठती है हर साल में या 2 साल में, तो वैसे ही हिस्ट्री की भी या हिस्ट्री लिखने वाली की भी कोई इंटरनेशनल कमिटी होंगी, हिस्टोरिकल साइंस लिखने वालों को भी कोई इंटरनेशनल कमिटी होंगी। वो कमिटी के सामने यदि ये चीजें रखी गई तो नेचुरली अपडेटिंग होता है। तो क्या उस स्तर पर सरकार कोई भी रहे, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल कमिटी जो होती है, साइंस कमिटी जो होती है, वो अलग अलग देश के लोग वहां पे आते हैं, तथ्य जांचते हैं और तथ्य जांचने के बाद अपडेटिंग करते हैं। तो इस तरह का अगर हम प्रयास करें, अगर किए होंगे तो अच्छी बात है, वहां उसमें क्या बाधा है वो हमको बताइए, और नहीं किए तो इस सिरे से भी हम बात करते हैं तो भी कई आविष्कारों का अपडेटिंग होके भारत का जो विज्ञान है और भारत के जो तथ्य है और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे जाके इतिहास बदल सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आप मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न पहले वाले से जुड़ा हुआ है आपका भी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मंचों से स्थापित हैं, स्पष्ट नहीं की जाती हैं, लेकिन प्रसंग है और मैं बताना चाहूंगा, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ किया जा रहा है जिसकी हम और आप अपेक्षा करते हैं। श्रद्धेय बाबा रामदेव जी को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों का मुखिया बनाना, ये हम सब आप सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने चीज़ों को परिवर्तित करने के क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ किया है, करवाया है, जिससे हमारा प्राचीन गौरव स्थापित होगा। हमारी संस्कृति की जो मान्य परंपराएं हैं वो स्थापित होंगी। उस क्षेत्र में इतिहास पर भी अनुसंधान हुआ है, इतिहास पर भी अनुसंधान करके बहुत सी चीज़ों को बदला गया है। नए सिलेबस में नई चीज़ें कुछ आ रही हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जब अत्यंत विषम परिस्थिति हो, मोदी जी का लक्ष्य है कि देश में खून खराबा ना हो जाए और दूसरे लोग जो आपके विरोधी हैं वो खून खराबे को तैयार बैठे। तनिक कल्पना करें उस दिन की जिस दिन लाल किले पर झंडा फहराया गया था एक दूसरी विचारधारा का, और उस दिन पूरी तैयारी थी कि दिल्ली में आग लगे और आज 200, 400, 500 कुछ किसानों को मारा जाए और फिर अगले वर्ष से उस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ की जाए। ऐसे षड्यंत्रकारियों के जयचंदों के बीच रह करके कदम कदम आगे बढ़ाना बड़ा कठिन होता है। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको। जो लोग सत्ता से दूर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जब कभी ये कहा करते थे कि पाकिस्तान जाए, जब हम सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। लेकिन जब सत्ता की स्थिति में आए और बैठे तो पता चला कि इतना आसान नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपस में चर्चा की जा सकती हैं फेस टू फेस, लेकिन यहाँ पर स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके विरोधी इतने हैं कि राम द्रोही निकल करके आए वही राष्ट्रद्रोही थे, जिन्होंने जाकर के ये शपथ पत्र दिए थे कि राम तो काल्पनिक हैं, रामायण भी काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है। आज वही राम के भक्त बन गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो काम हो रहा है वह बहुत उल्लेखनीय है और उस पर हम आप सबको, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि वह सब कुछ जो है अभी संतोषजनक नहीं है, उस पर और भी गति देने की आवश्यकता है। परंतु जब केवल और केवल, मैं आदरणीय बुंदेला साहब से भी कह रहा था जब इनके यहाँ पर अभी गया था, तो मैंने इनसे निवेदन किया था, बल्कि कृतज्ञता ज्ञापित की थी कि यदि इस बार आपका मध्य प्रदेश साथ छोड़ गया होता तो हिंदुत्व के काले दिनों का आरंभ हो गया होता। और कितने षड्यंत्र के तहत सब कुछ हो गया। खैर, विषय विस्तार ना हो जाए, मैं यही कहना चाहूँगा कि काम हो रहा है और हमें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन अधिक हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी भाई साहब, आदरणीय रमन भाई जी साहब अपनी बात धन्यवाद। रखें। आदरणीय, आज हमारे व्यवहार कार्यक्रम में आदरणीय टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ समाज सेवी और जिला पंचायत सदस्य आदरणीय रमन पस्तोर जी उपस्थित हैं। उनका हैंडेज है, मैं उनको सम्मान के सहित सादर आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और हमारे आज के चीफ गेस्ट वक्ता महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय रमन पस्तोर जी।
आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ भाई रही साहब है। आ रही है, बोले। आदरणीय, सबसे पहले तो मैं इस सम्मानित और विद्वत मंच को प्रणाम करता हूं टीकमगढ़ की धरती से। और मैं आदरणीय जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, विद्वान व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं जो जुड़े हुए लोग हैं, और मेरे जिले से जो एक बड़े व्यक्तित्व थे दोनों, श्री मुन्नीलाल जी और श्री धर्मेंद्र सिंह जी को, आप सभी को प्रणाम। आदरणीय, मेरा प्रश्न इस बात का है आपसे कि सबसे पहले हिंदुस्तान सिरमौर और जनक रहा है, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे संस्कृति की, चाहे परंपरा की। लेकिन आज की तिथि तक हम अपने देश में ही अपनी चीजों को नहीं बता पाए। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारा। जैसे आज वर्तमान के परिवेश में मैं चाहता हूं कि हमारे सिलेबस में कक्षा 5वीं से और 10वीं तक समावेश हो हमारी ऐतिहासिक घटनाओं का, हमारे व्यक्तित्वों का, और जो हमारे सनातन के कृतित्व हैं, जो हमारे वॉरियर्स हैं, जहां छुपाए गए हैं, उनको बाहर हमें करना चाहिए। और ये आप जैसे विद्वानों की तरफ से पहल होनी चाहिए। आदरणीय, रहा सवाल, अभी आपने आप अभी हम लोगों को बता रहे थे कि मध्य प्रदेश साथ छोड़ देता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में ये घटना से हटके मैं बात बोल रहा आपसे। यदि हमारे सांसदों ने, बहुत से सांसद मेहनत नहीं करते, अगर वो परिश्रम करते होते तो कोई माई का लाल सत्ता से बाहर नहीं कर सकता था ना, इतने सांसद कम आते। वो केवल बजट और पार्लियामेंट के अलावा कोई काम नहीं करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की चीजों को सबसे पहले भारतवासियों के मन में 5वीं से और 10वीं तक का जो हमारा जो हमारा नवीन पौध है, उसको सिखाई जानी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, क्यों नहीं सिखाते हम? मैं आपके सवाल का सम्मान रखते हुए और टीकमगढ़ की धरती को भी नमन करता हूं, प्रणाम आपको। जहां आप जैसे लोग विराजमान हैं, मुन्नीलाल जी जैसे, बुंदेला साहब बिल्कुल। जैसे, और बहुत सारे लोग। देखिए, मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप जिला परिषद, जिला पंचायत सदस्य हैं। जी। जिला पंचायत सदस्य ऐसे विचारों का होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन यही लोग देश के सांसद बने, देश के विधायक बने, काम तब चलेगा। वो जाते नहीं विचारशील लोग। जी। मैं बहुत साफ कहूं तो वहां पर हाथ उठाने वाले लोगों को बुलाया जाता है। बस एक करेक्ट। बोलेगा, पीछे बाकी सबको एक समय विशेष पर ताली बजा देनी है, जी हाँ। या मेजर मेजर थपथपा देनी है। विचार शून्य लोगों को जब तक आप प्रश्रय देंगे, तब तक आप ये नहीं कर सकते। यत्र अपूज्य पूज्यन्ते तत्र दुर्भिक्ष मरणम भयम। जहां अपूजनीयों का, नालायकों का सम्मान होता है, वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय होते हैं, उनका तांडव होता है। लेकिन मैं एक षड्यंत्र की और दूसरी तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि नेहरू जी जी। ने जो ये पुस्तक लिखी, हिंदुस्तान की कहानी, आजकल मेरा इस पर ही चल रहा है, हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जी। रमन जी हमारी देश की सेना को पिछले 60-70 वर्ष तक निरंतर छाप छाप करके पढ़ाई जाती रही, मुफ्त बांट बांट कर। और इसमें वो सारी बीमारियां हैं जिनकी ओर आप संकेत कर रहे थे, या ये सारा मंच संकेत करता है। जी हाँ। इसमें वो सारा षड्यंत्र है, सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप तो कुछ भी नहीं थे। सर जमीने हिंद पर अखलाक आवाम फिराक। जिस देश का पहला प्रधानमंत्री फिक्र तौसवी के इस शेर को बना करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हो, उससे आप कितनी अपेक्षा कर सकते हैं। सर जमीने हिंद पर अखलाक आवाम फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। बाहर से विदेशियों के काफिले आते गए और भारत बनता चला गया। इसलिए यहाँ पर राजपूत भी विदेशी हैं, गुर्जर भी विदेशी हैं, ब्राह्मण भी विदेशी हैं, ठाकुर भी विदेशी हैं, फला भी विदेशी हैं, सब विदेशी हो गए। आप क्या रहे? ऋषियों की संतानें कहाँ चली गई? ये षड्यंत्र के बारे में मुझे अभी एक कैप्टन बता रहे थे आर्मी के। वो कह रहे थे कि प्रत्येक वर्ष छप करके लाखों की संख्या में ये पुस्तक हमको पढ़ने के लिए दी जाती थी, अनिवार्य रूप से।
जिस देश के सैनिकों की, जिस देश के सरकारी कर्मचारियों की गीता एक वाहियात पुस्तक को बना दिया गया हो, उसमें आप अपने आप को कितनी देर जोड़ पाएंगे? जी तो ये समस्याएं भी रही हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और तीसरे षड्यंत्र की ओर ले जाना चाहूंगा कि बहुत तेजी से जो जनसांख्यिकीय आंकड़ों को गड़बड़ाने का खेल इस देश में हो रहा है, ये सिरों की गिनती का खेल है लोकतंत्र। और मूर्खों के द्वारा मूर्खों के लिए जो शासन की बात कही जाती है वह है ये इसमें जो जनसांख्यिकीय आंकड़ों को गड़बड़ाने का खेल चल रहा है, वो ऐसे 200 क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं भारतवर्ष में कि जहां पर आप और हम कितना ही जोर लगा लें, जी अब अगले कुछ समय में जाकर के वहां से ईसाई या मुसलमान ही सांसद बन करके आएगा। और उसमें साथ दे रहे हैं आपके जय भीम और जय मीम वाले। और जिस देश के मूल निवासी अपने आप को वो लोग घोषित कर रहे हों और उनके साथ खड़े हो रहे हों मुसलमान, मैं साफ बोल रहा हूं शब्दों में, तो वो सारे के सारे उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। देखिए, हम और आप जोर लगाते रह जाएंगे। जिस दिन जनसांख्यिकीय गड़बड़ियां आपके मध्य प्रदेश में भी होंगी तो जोर लगा लेना, आप कहीं से अपने सांसद को जिता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस देश में जनसांख्यिकीय इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, वो स्थापित करनी पड़ेगी, समय की आवश्यकता है। जी इन सारे षड्यंत्रों के बीच आगे बढ़ना बड़ा कठिन है और इनको पोषित किया है देश की सरकारों ने, देश की कांग्रेस की सरकारों ने। धीरे धीरे वो चीजें आ रही हैं, बदल रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक मजबूत नेता को, हिंदुत्व के मजबूत प्रहरी को उखाड़ फेंकने के षड्यंत्र भीतर से ही चल रहे हैं। मैं फिर बिल्कुल कहूंगा चल कि जाएगी। सारी चीजें स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठ करके अपने ही मजबूत लोगों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं, वो देश का कितना भला कर पा रहे होंगे। मेरा इशारा किसी की भी तरफ हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। चलिए, खैर, फिर भी आपका सवाल बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। आपको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय रमन पस्तोर जी और आदरणीय राकेश जी। और हमारे मानसरोवर गार्डन से हेनरीज था, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपना सवाल करने का कष्ट करें। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अनम्यूट कर लें और अपना सवाल करें। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जैसा कि आदरणीय राकेश जी और आदरणीय रमन पस्तोर जी और रमेशन मेहरा जी आदि का जो सवाल था, जो संवाद चल रहा था शिक्षा के ऊपर, अभी मैं बात करना चाहता हूं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कराया है और यह गठन ऐसे नहीं हो गया। इस गठन करने में 5 वर्ष लगे। भारत सरकार के मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को अपने सनातन धर्म की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी लगन के साथ और परम पूज्य स्वामी जी के इस अभियान को कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो, और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को लगातार इस कार्य में पतंजलि योग पीठ का सहयोग करने के लिए कहा। और परम पूज्य स्वामी जी ने 500 रिटायर्ड प्राचार्य और विद्वान, प्रोफेसर, डॉक्टर, शिक्षक लगा करके यह जो तैयार किया है कोर्स, अब जो है हमारा कर्तव्य बनता है कि हर स्कूल में, छोटे स्कूलों में कक्षा 5 से लेकर के 8 तक हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड का कोर्स, किताबें वहां पहुंचाना है और बात करना है। और जो इतिहास आज हम चर्चा कर रहे हैं वह भारतीय शिक्षा बोर्ड में समाहित किया गया है। अंग्रेजों के इतिहास को हटाया गया है कि इनके द्वारा ऐसा किया गया, हमारे महान पुरुषों का इतिहास उसमें समाहित किया गया है। और मैं चाहूंगा आदरणीय राकेश जी से, मेरी बुंदिला जी से चर्चा हुई है कि आपकी भेंट भी जल्दी से जल्दी परम पूज्य स्वामी जी से, परम सिद्ध आचार्य जी से कराने वाले हैं कि इस विषय पर और चर्चा की जाए, ताकि जो है हम इस देश को कुछ कर सकें। और मैं चाहूंगा कि हमारे दिनेश जी सेमवाल जी
पस्तों जी। भाई साहब ओम। जी ओम ओम आदरणीय गोपाल दास जी। भाई साहब मैं भी कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ। आपका स्वागत है। जी मैं प्रश्न पूछूं? जी जी आदरणीय जी मैं प्रश्न पूछूं? जी पूछिए जी जी। पूछिए। जी आदरणीय राकेश भाई साहब प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपने कहा था कि भारतीय शिक्षा बोर्ड विद्यालयों को जोड़ने का, तो प्रथम में मैं शुरू कर रहा हूँ सिंगरौली जिले से, अपनी विद्यालय स्वयं जोड़ रहा हूँ भारतीय शिक्षा बोर्ड से। और मेरा एक प्रश्न है आदरणीय भैया राकेश भाई साहब जी से, कि जो लोग मान लीजिए जो अभी अभी ईसाइयत की बात आई थी और जो भीम आर्मी की बात आई थी, मैंने देखा भाई साहब कि इन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत लालच दे करके लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और जो है सनातन के विरुद्ध जो है इनको बहुत बड़ा हथियार बना रहे हैं। अगर उन लोगों तक हमारे जनप्रतिनिधि नेता थोड़ा सहयोग करें, हमारे सांसद सहयोग करें और उनकी आवश्यकताओं को हम लोग ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर वो लोग बदले नहीं जा सकते। तो उनके तरफ ध्यान देने की थोड़ा ज़रूरत है, इसलिए आप इस बात को ज़रूर पहल करें और इसको ऊंचे स्तर से आप मार्गदर्शन करें, ताकि निम्न स्तर के लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ सकें। मार्गदर्शन दें कृपया। आपने सही जो मर्म है, वास्तविक मर्म है, उस ओर संकेत करने का प्रयास किया है। मेरा मंच से विनम्र निवेदन है इस ओर चलने का, बढ़ने का, देखने का। मैं बताना चाहूंगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिस समय इस देश के वायसराय के रूप में आए थे, उस समय उन्होंने जानबूझ करके मुसलमानों से एक प्रतिनिधिमंडल, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, उनके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल बुलाया। कहा कि आप आइए और हमसे बातचीत कीजिए और प्रतिनिधिमंडल के रूप में आइए, कुछ मांग लेकर के आइए, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। वो आते हैं। जिस सर सैयद अहमद खान को देश के बहुत बड़े चिंतकों में, शिक्षाविदों में सम्मिलित किया जाता है कांग्रेस की मानसिकता के वशीभूत होकर के, उसने जब अपने ओर से, प्रतिनिधिमंडल की ओर से जाकर के उसको एक सीनरी गिफ्ट की, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इसमें आप कोई चीज देख रहे हैं। तो देखा कि उसमें एक हिरन है और वो हिरन भाग रहा है और एक शिकारी उस पर पीछे से तीर चला रहा है। दूसरा शिकारी पेड़ की ओट में खड़ा होकर के उसी उसी हिरन पर निशाना साध रहा था। उसने कहा कि आप इसको समझे? बोले कि नहीं, मैं नहीं समझ पाया। बोले कि ये जो निशाना साध रहा है खुले में, ये तो हैं हम, और ये जो पेड़ की ओट में खड़ा होकर के शिकार चला रहा है, ये हैं आप। हमारे शिकार को आप मारना चाहते हैं, और ये जो हिरन है ये है हिंदू। सुन लीजिए आप, ये 1909 की घटना है और मान्यवर आज हो गया 2024। खेल वो का वही है। यानी कि झंडे, एजेंडे, हथकंडे सब के सब वही हैं, केवल पात्र बदल गए हैं। आज भी वही स्थिति है कि वो पीछे से शिकार कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान को अंग्रेज छोड़ करके गया था, तो यहाँ पर इनकी जनसंख्या इतनी किसी भी क्षेत्र में नहीं थी जहाँ से ये अपना कोई ईसाई प्रतिनिधि भेज दें। इसलिए जो अंग्रेजों की औलाद यहाँ रह गई थी, अंग्रेजों की औलाद शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, शब्द पर ध्यान दीजिए, यानी कि जो भारतीय महिलाओं से अंग्रेजों की संतान, जिनको इन्होंने कहा कि ये एंग्लो इंडियन है, उनकी नस्ल बदल गई। एंग्लो इंडियन शब्द पर हम ध्यान नहीं देते कि इसका मीनिंग क्या है। जिनकी माँ भारतीय थी और बाप अंग्रेज था,
वो एंग्लो इंडियन थे और वो यहाँ रह गए, तो वो भी अपने उन बच्चों के लिए चिंता करते हुए कि जो हमारी औलादें यहाँ रह गई हैं, मानस पुत्र यहाँ रह गए हैं, उनको भी पार्लियामेंट में स्थान मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लावारिस रह जाएं। तो हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री से जाते जाते कहा कि तुम थोड़ा सा ये कर देना भाई, दो दो हमारे पहुंच जाने चाहिए जरूर। तो 2 एंग्लो इंडियंस को वहां पर घोषित करने का प्रावधान देश के संविधान में किया गया कि 2 एंग्लो इंडियन भी भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आज हम 2024 में खड़े हैं, 1947 के बाद 50 में संविधान लागू हुआ, तो 74 वर्ष अभी हुए हैं। 74 वर्ष में आज की तारीख में 36 लोकसभा सीटें ऐसी हो गई हैं कि जहां से ईसाई जाएगा। यानी जिस काम को अंग्रेज 1909 से 47 तक या 1857 से 47 तक नहीं कर पाया 90 साल में, वो आपने उनको 74 साल में करके दे दिया कि आप 36 अब ईसाई पार्लियामेंट में भेज देंगे। और यदि यही खेल इसी गति से आगे बढ़ा तो अगले 74 वर्ष में क्या स्थिति होगी, जरा कल्पना कीजिए। इसलिए जागते रहना है, और जागते ही नहीं रहना, भागते भी रहना है। न थकेंगे न थमेंगे, न झुकेंगे न रुकेंगे, न थकेंगे न थमेंगे। ये संकल्प लेकर के चलना है, अपने आप को ये मान करके चलना है कि समय थोड़ा है और काम ज्यादा है। समय थोड़ा है और काम ज्यादा है। हम और आप जो यहाँ पर 50 की इर्द गिर्द की अवस्था में बैठे हैं, उनके पास 20 साल का समय अधिकतम है काम करने का। तो काम थोड़ा, काम ज्यादा और समय थोड़ा, इस दृष्टिकोण को लेकर के, संकल्प को लेकर के और विकल्प विहीन संकल्प को लेकर के जब आगे बढ़ा जाएगा तो भारत ही राष्ट्र मंदिर बन जाएगा। भारत की पूजा करने का संकल्प हमको लेना पड़ेगा, तब इन षड्यंत्रों पर पार पा सकेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय भैया। अब मैं दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपना संवाद आदरणीय से करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, उत्तराखंड से, देहरादून। जी जी आदरणीय सादर नमन आदरणीय हमारी इतिहासविद जी को, आज के मुख्य वक्ता जी को, श्री आर्य जी को। और कल से ये चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है और इस चर्चा की गुंजाइश ये है कि इसको आगे बढ़ता रहना चाहिए, न थकते हुए न रुकते हुए। वरना जो आपने एक शब्दावली के माध्यम से एक चित्र उखेरा है, हिरण और कुछ शिकारी हर पल आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय, मुझे तो लगता है कि जो ये कालखंड है, शायद आज़ादी के इतिहास में ऐसा कालखंड न पहले कभी आया है, ना शायद संभवतः आएगा, जैसे लग रहा है। लेकिन ये संक्रमण काल जब आपको मैं सुन रहा हूं कल से, तो मुझे लग रहा है कि संक्रमण काल है। अगर इन 2 शिकारियों से हमने हिरण को बचा दिया तो हम बच गए, और अगर हमने सुषुप्ता अवस्था प्राप्त कर ली, हम समाधिस्थ हो गए, तो संभवतः ये समय अब लौटने को नहीं आएगा, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन सर, ये मेरा प्रश्न ये है कि जब हम अपने उत्तर भारत की बात करते हैं या हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, और जो विडंबना का संकेत आपने इस मंच पर आगे बढ़ाया है, वो तो निश्चित ही ये कह रहा है कि जिन्हें अल्पसंख्यक कहते थे वो बहुसंख्यक हो गए हैं, जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक होने की कगार पे ही हैं, और कुछ मानसिक रूप से अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो क्या ये जो हिरण है, इसको हम है, जबकि सभी जगह संक्रमण है धर्म परिवर्तन का, और धर्म परिवर्तन हम तो एक दिशा में तो सुन रहे हैं,
लेकिन दूसरी दिशा में सर इतनी तेजी से ये कार्य आगे बढ़ रहा है कि इसमें कहा नहीं जा सकता। मैंने कल की ही बात थी, कुछ देहरादून में कुछ बंधुओं से बात की, तो उधर असम, क्योंकि मुझे असम में रहने का और दक्षिण भारत में रहने का मौका मिला, तो ये चर्चा चल रही थी। तो सामने बात ये आई कि हम जितना न्यूज़पेपर में और जो डिबेट्स में, जो यूट्यूब चैनल्स पे, अखबारों में जो पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, और वास्तव में ये बात भी है। तो क्या इस संक्रमण काल में ऐसे हो सकता है कि कुछ जो चैतन्य लोग हैं, वो, अगर दलों की बात की जाए और संस्थानों की, संगठनों की बात की जाए, तो वहां से चुन चुन करके एक कुनबा बनाया जाए? क्या ये ऐसा संभव है? क्योंकि मुझे इससे दृष्टि मिलती है कि शायद तब हम इस हिरन को बचा सकेंगे। तो क्या ऐसे कोई संभावना है, ऐसे कोई एक्टिविटीज आगे बढ़ रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है? ये मेरी एक जिज्ञासा भी है, और शायद मैं समझता हूँ जो आपने संकेत किया उसके माध्यम से एक समाधान भी है। जी, प्रणाम। जी दिनेश जी, मेरा इस पर जो अपना चिंतन काम करता है तो यह है कि हमारे भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम ऐसे 1000 लोगों का चयन करें जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, जो केवल और केवल राष्ट्र नीति की बात करते हैं, राजनीति की नहीं। राजनीति में तो राज गहराते हैं, राज छुपे रह जाते हैं, और जब राज राज रह गया तो समझ लो कि खाज भी बनेगी, और खाज बनेगी तो खून भी बहेगा। लेकिन जब राष्ट्र नीति हो जाती है लागू, तो उसमें नीति, न्याय, नियम सब चलते हैं। जब आपके मोदी जी कोई विशेष कार्य करते हैं तो मात्र 50, 60, 70, 80 लोग निकल करके आते हैं किसी लेखक परिषद के, प्रगतिशील लेखक मंच के, या किसी दूसरी ऐसी सोसाइटी के, कमेटी के, और वो लेटर लिखते हैं, और लेटर लिखने के बाद कहते हैं कि सरकार, अगले दिन अखबारों में वो लेटर छपता है बड़ी संख्या में, और उससे मैसेज जाता है कि ऐसे ऐसे लेखकों ने, इतने लेखकों ने ये लिखा है सरकार के लिए कि हम इस बात से असहमत हैं। वो वही होते हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं। तो आपका भी एक ऐसा मंच होना चाहिए, 1000 लोगों का मंच जो आएगा, 1000 लोगों की जो संसद बनेगी। मैं कहता हूं कि उसका 500, 200, 250, 100 लोग भी अगर उसमें से निकल करके, क्षेत्र, पूरे देश के लोग अलग अलग क्षेत्रों से एक लेटर तैयार करेंगे, जाके भेजेंगे कि नहीं, ये सरकार ने जो किया अच्छा किया है, समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, तो हमको ये ऐसे लोगों को छांट करके काम करने की आवश्यकता है। और भारत को समझो अभियान के अंतर्गत, जिसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री बुंदेला जी हैं, आप सभी मेरे भाई हैं, और माँ भारती के सच्चे सपूत होने के नाते इसके सच्चे सिपाही भी हैं। तो मैं आपका भी आह्वान करता हूं कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं। हम इसमें ऐसे लोगों को रखें जिनका राजनीति से मतलब नहीं, केवल राष्ट्र नीति से मतलब है, राष्ट्र के उत्थान से मतलब है। एक बात और कह करके वाणी को, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे, इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण थे। सुकर्ण कितना प्यारा नाम है, संस्कृत का नाम सुकर्ण, था मुसलमान, और मुसलमान ने उनके सम्मान में वहां पर रामायण का आयोजन कराया, खुला मैदान, राष्ट्रपति बैठे हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, रामायण का मंचन आरंभ होता है। रामायण का मंचन आरंभ हुआ तो आपके देश के सेकुलर प्रधानमंत्री ने, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री ने, उस देश के राष्ट्रपति से कहा कि आप तो मुसलमान हैं, फिर आपने रामायण क्यों करवाई? यह है हमारे देश की जो बीमारी है। देश का प्रधानमंत्री ये पूछ रहा है
पर इस पर जवाब उसने क्या दिया? वो जवाब आपको गौरवान्वित करने वाला होगा। उसने कहा, नेहरू जी, हमने मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले। हमने मजहब बदला, पूर्वज नहीं बदले। बहुत महत्व, बहुत अच्छा जी भाई। दिन इस बात को इस देश का मुसलमान समझ लेगा और आप और हम समझा देंगे, उस दिन देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत लेकिन ये अच्छा भाई समझाया साहब। नहीं गया, और समझाया नहीं गया। उसी का परिणाम हुआ कि जब 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 देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, उसी नेहरू के देवते, तो उनके जमाने में देश का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अर्जुन सिंह के पास था, आप सबको याद होगा। और इंडोनेशिया से ही एक प्रतिनिधिमंडल आया था कि हमको हिंदू साहित्य दीजिए, वहां की सरकार ने लिख करके भेजा था, हिंदू साहित्य दीजिए। उस प्रतिनिधि मंडल को इस देश से उस समय की सरकार ने यह कह करके वापस भगा दिया था कि हिंदू मत लिखिए, इस पर लिखिए भारतीय साहित्य, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है। क्या हो गया था एक लेटर में अगर ऐसा लिख दिया गया था? यह है बीमारी की जड़, यह है वो मानसिकता जो आपको अल्पसंख्यक बनाती जा रही है और बना देगी। इसका भंडाफोड़ करना है। और आज की तारीख में यदि आपके पास में भारतीय शिक्षा परिषद आ गई है, तो देखिए आज आपको जहां जहां से भी ये आमंत्रण आ रहे हैं, जहां जहां भी आपसे वैदिक साहित्य मांगा जा रहा है, भारतीय साहित्य नहीं, वैदिक साहित्य, सनातन का साहित्य, हिंदू का साहित्य, वहां वहां पर सरकारें बड़े गर्व के साथ भेज रही हैं, बड़े गर्व के साथ दुनिया में मंदिर बन रहे हैं। तो सकारात्मक पक्ष की ओर भी हमको देखना चाहिए। धन्यवाद जी। दो हैंड रेज और हैं, परंतु समय हो गया है, लेकिन वो भी मैं चाहूंगा कि सूक्ष्म में आदरणीय मेहरा जी का पुनः कोई विशेष सवाल है, इसलिए हैंड रेज किया है। जी मेहरा जी। जी ओम। एक दिन और बढ़ाया जाए सर। पुनः प्रश्न पूछने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर मेरा निवेदन है कि यदि हिरण कमजोर है तो वो तो शिकार होगा ही होगा। इस हिरण को पुष्ट करने के लिए हमने क्या किया? हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे जगन्नाथ मंदिर में इतना धन है कि ये कहा जा रहा है कि 2-4 देशों की जीडीपी के बराबर है, और वही वो उड़ीसा जो है कितनी गरीबी में रह रहा है। क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? और जब यदि यह हिरण कमजोर होगा तो निश्चित ही रूप से वो तो वहां जाएगा जहां उसको पेट भरने को कुछ मिलेगा। हम उसका पेट क्यों नहीं भर पा रहे हैं? ये विडंबना क्यों है? जियो। आज 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 इस सवाल का जवाब पेंडिंग रहेगा, कल आदरणीय राकेश जी इसको विस्तार से देंगे। ये जो आपने रमेश चंद्र मेहरा जी का सवाल, दूसरा सवाल आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी, आप भी करने का कष्ट करें और वो कल जो है उसका जवाब मिलेगा। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंच। मेरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा सिर्फ आवाज आ रही? हेलो, आवाज कट रही, थोड़े जगह चेंज कर दें थोड़ा सा। हाँ जी, अब आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो, हाँ मेरा ये सिर्फ ये कहन निवेदन था, हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब है, इनका जो जितना भी इन्होंने उदाहरण दिया है, इसको क्या अपने इसमें ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि हर किसी से निवेदन करें कि इसको कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल डालेंगे। और दूसरा ये कि हम एक नियम बनाए कि हम जब तो कुछ वैदिक पुस्तकें हम दें, हम जितने भी गिफ्ट देते हैं उन सबको बंद कर दें, और वैदिक अपने लोगों को निश्चित रूप से हम क्या विचारों का, जब तक हम विचार नहीं जाएंगे, विचार ही क्रांति है, तो विचार जी कल तो निश्चित। जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, आप इस सुझाव को कल रखिएगा, महत्वपूर्ण सुझाव है आपका। डॉक्टर साहब कल रखिएगा इस सुझाव को। आज की कार्यक्रम का आदरणीय शरद वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज की योगहार कार्यक्रम का विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी।
सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छी ऊर्जा बिखेरी और ऐसी ऊर्जा को सलाम चरण स्पर्श। आज का कार्यक्रम यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और कल फिर से मुख्य अतिथि के साथ नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और बहुत सारे सामाजिक बुराइयों को दूर करना है, इस माध्यम से दूर करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार और आज की समाप्ति की घोषणा की जाती है। जी ओम। जी सभी को जी, मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय राकेश जी से कि कल और अपना समय इस कार्यक्रम में प्रदान करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। तो आज बहुत समय भी हो गया है, लगभग 8:30 बज रहे हैं। मैं पुनः आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय हीरालाल जी, रामकृपाल जी और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय को और उपस्थित सदन में हमारे सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं। कल और व्यक्तियों को जोड़िए ताकि 1000 व्यक्तियों को इस का अभियान, और हम इसमें यूट्यूब पर जो रिकॉर्ड हो रहा है हम इसको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में सब में भेज देंगे। जी ओम। जी भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम ओम। ओम। कल का और आज का कार्यक्रम YouTube पर नहीं मिलेगा क्या देखने के लिए? मिल जाता है, मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा।